अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, कल इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू किया था तो आपको जो जो मुश्किलें आती रहेंगी आपने साथ साथ पूछते रहना, ठीक है? क्योंकि पहले जो चल रहा था ना, मैंने कल भी कहा था कि वो कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए था। जितना रिटेन हो गया उस पर शुक्र करें। बस अब हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। अब मैं बिल्कुल जीरो से ही बता रहा हूँ, यानी आप अगर आप में से कोई FAR 1 पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, इंट्रो पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, मैं अब जीरो से सबको बता रहा हूँ। तो जिसको जो समझ ना आए बेटा पूछते रहिएगा साथ साथ। छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कल ये किया था कि इन्वेंट्री वो आइटम्स होती हैं जो बिजनेस के पास मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि उन्होंने या तो उनको बेचना है या प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना है। इसकी मिसालें बताई थी मैंने कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी इन्वेंट्री बस गुड्स ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो गुड्स तक पहुंचने के लिए 3 शक्लें थी। रॉ मटेरियल था, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। फिर इसके अलावा बात की थी कि वैल्यू। अच्छा, वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब हम ईयर एंड पे आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो फिर अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट इन्वेंट्री की वैल्यू ये होती है कॉस्ट और NRV में से लोअर। कॉस्ट क्या है, NRV क्या है, ये पढ़ रहे हैं। कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया था। कॉस्ट मैंने कहा था और मैं फिर दोहरा देता हूँ जुमला वैसे बड़ा अच्छा है, काम का हो, अगर अच्छा लगे तो लिख लेना। जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है प्रेजेंट, यहां तक लाने के लिए, ला के संभाले रखने नहीं कह रहा, लाने के लिए जो जो खर्च हुआ था वो कॉस्ट है। इन्वेंट्री वो आइटम्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जहां हैं वहां तक लेके आने के लिए ब्रिंगिंग, जो जो जरूरी खर्च हुआ था वो सब कॉस्ट का हिस्सा है। इन्वेंट्री जो आइटम्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, जहां हैं वहां तक लेके आने के लिए जो जो जरूरी खर्च हुआ था, इस जरूरी को भी दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। इन्वेंट्री हमारे पास जो पड़ी हुई आइटम्स हैं, इनको यहां तक लाने के लिए जो जो खर्च हुआ था जरूरी, वो सब कॉस्ट का हिस्सा है। फिर मैंने इसमें कॉस्ट को मजीद डिटेल से बताने के लिए ये बात की थी कि अगर बिजनेस, ये मैंने कल बताया था, अगर बिजनेस ट्रेडिंग है तो उसके पास पड़ी हुई गुड्स होंगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके पास पड़ा हुआ रॉ मटेरियल। इन दोनों तरह, अच्छा मैंने इसके नीचे नहीं लिखा, मैंने कहा है कि या ये, इन दोनों तरह की चीजों में कॉमन एक्शन क्या है कि इनको अभी खरीद के लाके रखा गया है। तो ये जहां स्टोर में पड़ी हुई हैं, इन पे अभी तक क्या खर्च हुआ है? खरीदने का ही खर्च हुआ है। तो इनकी कॉस्ट ऑफ परचेज है, ये मैंने लिखी थी कल। जी कल लिखा हुआ है। और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स हैं, ये स्टोर में या मशीनों के अंदर जिस हालत में पहुंच चुकी हुई हैं, इन पे क्या क्या कॉस्ट आ चुकी हुई है? इन पे मटेरियल कॉस्ट भी आ चुकी हुई है और कन्वर्जन कॉस्ट भी थोड़ी बहुत या पूरी आ चुकी हुई है। देखें, जो गोश्त अभी फ्रिज में रखा हुआ है, उस गोश्त पे खर्चा सिर्फ खरीदने का आया हुआ है, लेकिन जिस पे मसाला लगा के रख दिया हुआ है उस पे क्या खर्च आ चुका हुआ है? बस सिर्फ मसाले का। गोश्त का खर्च भी है प्लस मसाले का खर्चा भी आ चुका हुआ है, मतलब सिर्फ मसाले का खर्चा है उस पे। तो जो बिल्कुल अभी खरीद के ला के रखा है उस पे खर्चा आने वाला सिर्फ खरीदने ही का खर्चा आया हुआ है, लेकिन जिसको मसाला लगा के रख दिया हुआ है उस पे खरीदने का खर्चा भी है प्लस मसाले का खर्चा भी है। तो पड़ी हुई चीजों की कॉस्ट ये है। अब उसमें से मैंने इसको और तफसील से बताना शुरू किया था कि जब हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या लिस्ट शामिल होगी। मैंने उसमें आपको एक लिस्ट बना के दी थी कि कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसमें मैंने परचेज प्राइस लिख के दिया था, इसमें से माइनस किया था ट्रेड डिस्काउंट,
फिर इसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या ड्यूटीज शामिल की थी, और मजीद लिस्ट बनाने की बजाय ये कह दिया था कि बाकी सारे खर्चे जो उसको इस लोकेशन कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जरूरी हैं। ये यहां तक कल बात हुई थी, ऐसे ही है जी। अब कुछ खर्चे वो भी हैं जो शक लगेगा कि इनको शामिल क्यों ना कर लिया जाए, तो वो नहीं करने, वो बताता हूं। इस शाख से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछे जी। अभी और काम हो रहा है, अभी वर्क इन प्रोसेस है। ईयर एंड पे जो मशीनों के अंदर पड़ी हुई आधी अधूरी चीजें वो वर्क इन प्रोसेस है, उन पे कुछ और खर्चा भी लगना है। जो फिनिश गुड स्टोर में जा चुकी हुई है उन पे सारा लग चुका हुआ है। एक बिजनेस के पास जो स्टोर में पड़ी हुई इन्वेंट्री है उस पे जो खर्चा लग चुका वो उसकी कॉस्ट है। तो जो जिस हालत में है, अब अगर वो चीज अभी सिर्फ खरीद के ही लाए हैं तो उस पे क्या खर्च अब तक लग चुका है? बस खरीदने का खर्चा। लेकिन अगर उस पे हम मजीद कोई मसाले शसाले लगा चुके हुए हैं, कढ़ाई गोश्त बनना शुरू हो चुका हुआ है, तो उस पे मजीद खर्चा, खरीदना तो है ही है, मजीद खर्चा भी लग चुका हुआ है। तो वो मसाला लगा हुआ गोश्त जिस कंडीशन में है उसकी कॉस्ट कितनी है? गोश्त की कॉस्ट प्लस मसाले की कॉस्ट, वो ये है जी। अरे वो तो मिसाल मैं वैसे ही समझा रहा था ना कि इन दोनों में फर्क है। पर्पस समझे ना कि जो जिस जहां तक जो चीज पहुंची हुई है वहां तक जो खर्चा हो चुका है वो उसकी कॉस्ट। इस दरख्त से रिलेटेड कोई सवाल? जब हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस हो तो वो गुड्स ही खरीद रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो तो रॉ मटेरियल खरीद रहा होगा। स्टोर में पड़ी हुई चीजें उनकी कॉस्ट क्या है जो खरीद के लाने तक खर्चा था। अब वो खर्चे में क्या क्या शामिल है ये उसकी गाइडेंस हो गई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको शामिल नहीं करना। अच्छा, शामिल नहीं करना मतलब लेस कर देना? नहीं, अगर हम प्लस 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 करके चीजें जोड़ रहे हैं तो इनको प्लस नहीं करना, ये मतलब है इस बात का। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बल्क डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जब चीज खरीद रहे होते हैं, निगोशिएट कर रहे होते हैं, प्राइस कम करा रहे होते हैं, तो वो प्राइस पे डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि ट्रेड हो जाए, वरना कस्टमर चीजें ही ना खरीदता। ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये इसमें से लेस हो रहा है क्योंकि ये प्राइस ही में होने वाली कमी है। लेकिन जल्दी पैसे देने पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी कह सकते हैं, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी कह सकते हैं। ये वो है जो बचपन में आपने एंट्री सीखी हुई है, क्रेडिटर, डेबिट, कैश, क्रेडिट, डिस्काउंट, रिसीव्ड क्रेडिट। ये परचेजेस में से नहीं लेस होना, ये एक अलहदा इनकम है। ट्रेड डिस्काउंट हाँ इसमें से लेस होना है, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं होना लेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज हैं तो कॉस्ट का हिस्सा है, रिफंडेबल है तो फिर नहीं है। रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रांजिट की इंश्योरेंस है, जगह जगह टोल आएगा वो टैक्स देना पड़ेगा, वो है। लेकिन रास्ते में ट्रक ने एक और गाड़ी ठोक दी, उसको पैसे देने पड़े, चलान हो गया। क्या चीजें लेके आने का जो नॉर्मल प्रोसीजर है ये उसका हिस्सा है खर्चा? हर दफा गाड़ियां ठोकनी पड़ती हैं, चलान कराने पड़ते हैं? नहीं, ये कहलाती है एबनॉर्मल कॉस्ट, इनको नहीं करना शामिल। नॉन रिफंडेबल क्या होती है? ये जो ड्यूटीज और टैक्सेस होते हैं ना, ये गवर्नमेंट वाले लेते हैं पैसे, और ये तो हर टैक्स हो जाएगा। लेकिन कुछ ड्यूटीज टैक्सेस होते हैं वो कल को जाके किसी ना किसी बहाने से गवर्नमेंट वाले वापस कर देते हैं, इनको कहते हैं रिफंडेबल। और बाकी जो नहीं वापस करते वो नॉन रिफंडेबल। अच्छा, किसको क्या कब वापस कर देते हैं ये तो टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह में पढ़ेंगे आप कभी जिंदगी में। तो गवर्नमेंट की तरफ से ली गई वो टैक्सेस ड्यूटीज जो कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से कल को वापस हो जाएंगी, वो रिफंडेबल है। आप मोबाइल का बैलेंस चार्ज करते हैं? करते हो कि नहीं? या कोई कहा देता है? करते हैं। तो वो जो उस पर टैक्स कट रहा होता है वो कल को वापस मिलता है कहीं से? नहीं ना, गए पैसे, ये नॉन रिफंडेबल है। तो वो नॉन रिफंडेबल जो है ना वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा है। क्या हुआ? रिफंडेबल टैक्स पढ़ लिया हुआ है। सैलरी पे एम्प्लॉय को तनख्वाह देते हुए एम्प्लॉयर कुछ टैक्स काट के रख लेता है, वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है। फिर साल पे एंड पे आके जब वो अपनी रिटर्न बनाता है एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट को बताता है इतना मेरा टैक्स बनता था, इतना आपने पहले ले चाहिए मुझसे, अब उसकी वजह एडजस्टमेंट दें, वो रिफंडेबल है।
एडवांस टैक्स टाइप, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, वो रिस्पॉन्ड तो किया करें ना यार। अच्छा, एबनॉर्मल कॉस्ट वो खर्चा है जो कोई काम करने का एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है, उससे हटके नहीं होना चाहिए था, बच सकता था, फिर क्यों हो गया? या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, या हमारी कोई नेग्लिजेंस हुई होगी, या कोई चोरी डकैती हुई होगी। कोई नेचुरल डिजास्टर, हमारी कोई नेग्लिजेंस, या कोई चोरी डकैती, इन वजहों से जो खर्चा हो गया वो एबनॉर्मल कॉस्ट। इधर से नजर नहीं आएगा आपको, साइड पर मैंने कहा बेटा यहां से नजर नहीं आएगा ना, इधर से आ जाना, लड़की इधर से, इधर बैठो। अच्छा, मैंने एबनॉर्मल लॉस नहीं कहा, एबनॉर्मल कॉस्ट का है वो खर्चे जो खरीदने के नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है। मैं भी 3 नाम बोले हैं, वो लिखे तो नहीं होने किसी ने। मैंने कहा है एबनॉर्मल कॉस्ट की पहचान, या तो ये खर्चा हमारी किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है, वैसे कोई चोरी डकैती हुई है तो ये खर्चा है, बिजनेस इसको एक्सपेंस मान रहा होगा, एक्सपेंस अकाउंट फॉर कर रहा होगा, परचेजेस में नहीं शामिल कर रहा होगा। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस वाली चीजें जो है ना, ये हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में आके ज्यादा बेहतर डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा जब इस चैप्टर में डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा, तब करेंगे इसको जिक्र, लेकिन ज्यादा डिस्कशन एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में होगी। इसी तरह से हम अभी किन खर्चों की बात कर रहे हैं? अभी मैं सिर्फ उन आइटम्स की बात कर रहा हूं जो अभी बस खरीद के लाए हैं, स्टोर में पड़ी हैं, सिर्फ खरीदने की बात हो रही है। तो ला के जो संभाल के रख ली हुई है, उस पे जो स्टोर का, वेयर हाउस का किराया पड़ रहा है, वो भी खरीदने का खर्चा है? नहीं। तो जो स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट है वो नहीं है खरीदने की कॉस्ट में शामिल। चले यहां तक अभी जितना पढ़ा, इससे रिलेटेड कोई मुश्किल परेशानी है तो पूछें। फिर मैंने क्वेश्चंस में कहा था क्वेश्चन 1 कराइएगा, तो वो आप करके आ गए। कोई मुश्किल परेशानी? जी सर, मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि वो परचेज प्राइस पे लिखा था कि 10% रेट डिस्काउंट है। सब्जेक्ट 2 का मतलब इस पे लगना है। अभी मैंने उसको ना डिवाइड बाय 110% कर दिया, तो उसको 110 समझ लिया। जो सप्लायर प्राइस बता रहा है उस पे 10% लगना है, मतलब उसमें से 10 लेस होना है, तो उसमें सिंपली 10 लेस हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 1 में इंपोर्ट ड्यूटीज, तरतीब से बताता हूं जी। इंपोर्ट ड्यूटीज, अच्छा आपको अगर टैक्सेस और ड्यूटीज के बारे में नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल है, बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल है। अगर किसी आइटम के साथ लिख दिया कि रिफंडेबल है तो रिफंडेबल है, लिख दिया नॉन रिफंडेबल है तो नॉन रिफंडेबल है, बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल, सिवाय इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स हमेशा ही एडजस्टेबल चीज होती है। अगर इस लिस्ट में कहीं इनकम टैक्स आ रहा होता तो वो हमेशा ही एक रिफंडेबल या एडजस्टेबल चीज है। बस याद हो गया सब कुछ। मैंने कहा है कि ये जो ड्यूटीज और टैक्सेस यहाँ लिस्ट में लिख के दिए हैं आपको, अगर ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, किसी भी नाम से अगर कहा है रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल तो फिर बता दिया, लेकिन अगर खामोशी है तो इनकम टैक्स के अलावा बाकी हर तरह की ड्यूटी टैक्स बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल। वर्ड इनकम टैक्स के अलावा बाकी जिस भी नाम से टैक्स लिखा है, ड्यूटी लिखी है, बाय डिफॉल्ट वो नॉन रिफंडेबल मानेंगे।
तो इस लिस्ट में इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल ही होंगी, सेल्स टैक्स जब कह दिया रिफंडेबल है तो रिफंडेबल है, एलसी चार्जेस लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये इंपोर्ट के लिए एक जरूरी चीज होती है, ये भी ऐड होंगे, फ्रेट चार्जेस ये ट्रांसपोर्टेशन टाइप चीज होती है, क्लियरिंग चार्जेस जहां जहां से भी सरकारी इदारे होंगे वहां से हमें चीजें क्लियर करानी पड़ेंगी तो ये जरूरी खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन गोडाउन तक लाने का जरूरी खर्चा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस ये भी रास्ते का जरूरी खर्चा है। अच्छा, अब ट्रांजिट इंश्योरेंस रास्ते की इंश्योरेंस है, तो फिर ये फायर इंश्योरेंस किस लिए कराई हुई है? ये स्टोर में लाने के बाद आग ना लग जाए उसके लिए बनाई हुई है, तो फिर ये तो स्टोरेज रिलेटेड हो गया ना, तो ये नहीं करना है ऐड। किधर है, कौन है, कहाँ है जी, कौन से जी? लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इंपोर्ट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंटेशन का मसला होता है, बैंक से कुछ कागज बनवाने होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट ये जरूरी खर्चा है जी। यार अभी तो सारी लिस्ट बता के हटाऊं मैं, दोबारा सुन लें जी, दोबारा सारे के सारे। परचेज प्राइस पे कोई एतराज? इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल है, नहीं कहा तो नॉन रिफंडेबल है, सेल्स टैक्स कहा है रिफंडेबल है तो रिफंडेबल है, ये ऐड नहीं होगा। एलसी चार्जेस लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन का जरूरी हिस्सा होता है, ये बैंक से कुछ लेटर्स बनवाने होते हैं हमने। फ्रेट चार्जेस ये ट्रांसपोर्टेशन टाइप ही चीज होती है, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर इंपोर्ट करेंगे तो कुछ जहाज से कुछ शिप से कहीं से तो आनी है चीजें, तो ये उसका फ्रेट है। क्लियरिंग चार्जेस है, जहां भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा खासतौर पे इंपोर्ट में, तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फीसें देनी पड़ती हैं चीजें क्लियर कराने के लिए, ये क्लियरिंग चार्जेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब अगर जहाज पे भी आया है तो गोडाउन तक तो भारत फिर भी लानी पड़ेंगी चीजें, तो ये वहां की ट्रांसपोर्टेशन है। रास्ते की इंश्योरेंस है, ये भी सारा रास्ते का जरूरी खर्चा है। बस अब गोडाउन तक पहुंच गई चीजें, अब उसके बाद उनको स्टोर में रखने से रिलेटेड खर्चा है तो वो नहीं है कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा। तो आखिरी दोनों आइटम्स ये स्टोर रिलेटेड। ओके अच्छा, इस चैप्टर में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो एक होमवर्क दिया हुआ था, वो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले सवालों का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनमें से अभी कुछ चीजों के जवाब नहीं दूंगा क्योंकि जिन लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ था ये उनके लिए बस लपेटने वाली बात थी, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, छोड़ दें। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो दिन फार्मूले बनाए थे टूटे फूटे भी आ गए तो काफी है, वो तो एक ओवरव्यू था पूरे सिलेबस का। मैं इन सवालों को एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें अभी बताने वाली बात होगी बता दूंगा, बाकी जो छोड़ना होगा उसको छोड़ देंगे। 4 सवाल कहीं से करने को, ये पुराना वाक्य है, जब आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे उनमें से 4 सवाल दिए थे। पहला क्वेश्चन, हाँ जी कर रहा हूं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा ये जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये चूंकि मैंने आपको ओरिजिनल पास पेपर्स के सवाल कॉपी किए हैं तो ये FAR 1 में स्टेटमेंट होती थी एक, लेकिन अभी मैंने आपको ये स्टेटमेंट नहीं सिखाई है। जैसे आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस इनकम स्टेटमेंट बनाने में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी एक बाकायदा कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। लेकिन अगर मैंने आपको वैसे ही बस कॉन्सेप्चुअली बताना होगा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जरूरी नहीं है, फिर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनकम एक्सपेंसेस माइनस कर लें। तो इसी तरह मैंने आपको बस एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे बनती है। ये जो सॉल्यूशन है ये चूंकि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है तो इसमें आपको कुछ फालतू नाम भी नजर आएंगे, जैसे प्राइम कॉस्ट एक नाम है, ये एक फॉर्मल सा नाम होता है। वैसे डायरेक्ट को ऐड कर ले तो प्राइम कॉस्ट होती है, लेकिन ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली चीज है। अभी मेरा मकसद आपको सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को बताना था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने में मटेरियल कॉस्ट, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, प्लस परचेजेस, ये अब बताने के बाद वो मसला हल हो जाएगा। परचेज प्राइस में से बल्क वाला डिस्काउंट लेस होगा, सेटलमेंट वाला लेस नहीं होगा। और ये जो 15,60,000 का एबनॉर्मली मटेरियल ज़ाया हो गया, ये अभी फिलहाल आपको मैंने नहीं बताया, तो इस 15,60 की वाली बात इग्नोर कर देते हैं। क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है। फिर उसके अलावा डायरेक्ट लेबर, ये मैं सवाल कर रहा हूँ डिस्कस। डायरेक्ट लेबर ये वो लोग होते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब डायरेक्ट लेबर का वर्ड तो नहीं आ रहा, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस के साथ स्टैटिक लगा के लिखा हुआ है कि फैक्ट्री में से 75% वो हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो फिर यही होंगे डायरेक्ट। तो इसलिए इस 9200 का 75% किया तो ये डायरेक्ट लेबर आ गए। उसके अलावा फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे FOH होते हैं।
फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे एफओएच होते हैं। मैंने आपको ना लेक्चर 4 या 5 में एक पूरा फ्लो बताया था कि फैक्ट्री में चीजें कहां आ रही हैं, कहां से कहां जा रही हैं। आइए जरा उस डायग्राम टाइप चीज पे, एक रॉ मटेरियल का स्टोर बनाया था, फिर प्रोसेस कहा था, फिर फिनिश गुड्स का स्टोर बनाया था। इसमें ना दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ये जो चीज बनाई थी ना, रॉ मटेरियल का स्टोर, फिर यहां से चीजें लेके आगे प्रोसेस में चले गए थे, फिर यहां से चीजें आगे फिनिश गुड्स के स्टोर में चली गई थी। ये और ये सब फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री से बाहर की चीज, क्योंकि गुड्स बन गई तो बस फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। अब वो बन के फिनिश गुड्स स्टोर में चलेंगे, लेकिन ये सारा जो प्रोडक्शन काम हो रहा है ये भी, और रॉ मटेरियल का स्टोर भी, ये सब फैक्ट्री के अंदर है। तो ये फैक्ट्री है सारी। इसलिए जो भी फैक्ट्री के अंदर होने वाला खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, वो सारे के सारे क्या हैं? एफओएच। तो इस टेबल में से जो सैलरीज वेजेस 9200 में से बाकी 25% रह गए, इनडायरेक्ट लोग हैं, एफओएच है। डेप्रिसिएशन 3500 एफओएच है। रेंट 3640 एफओएच है। यूटिलिटीज 2780 एफओएच है। फिर उसके बाद हेड ऑफिस, ये तो ऑफिस है, सेल ऑफिस ऑफिस है, वेयर हाउस मतलब स्टोर, रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे ये भी फैक्ट्री का हिस्सा है। तो वो जो टेबल का सेकंड लास्ट कॉलम है वो भी सब एफओएच का हिस्सा है। क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही ये रॉ मटेरियल का स्टोर शामिल है, तो इस रॉ मटेरियल स्टोर के जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही में काउंट होंगे। बस ये क्वेश्चन 1 में इसके अलावा जिन्होंने किया है और कुछ पूछना है तो यार होमवर्क में सुस्ती नहीं करनी, होमवर्क सब नहीं करना, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक सब पास है। उसके बाद जो भी होगा वो जो होगा सो होगा, लेकिन जो भी क्लास में मौजूद है वो होमवर्क करना है आप लोगों ने। ये मेरी जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी उसका हिस्सा है होमवर्क। जी, फिनिश गुड्स में कौन सी कॉस्ट इनकर हो रही है? नहीं, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आई ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बस ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। बाकी जो फिनिश गुड्स के स्टोर के खर्चे नजर आ रहे हैं आपको, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस या इवन के एडमिन भी हो सकते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में मसला होगा कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू FIFO से कैसे निकाली। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई इन्वेंट्री इग्नोर कर दें इस पॉइंट को। उसके अलावा एफओएच की हद तक कुछ पूछना है तो पूछें। क्वेश्चन नंबर 2, जिन लोगों को फिनिश गुड्स की क्लोजिंग फिगर कैसे निकाली है ये बात समझ नहीं आई, दफा करें, क्योंकि अगर आपको FIFO सारा मैंने 0 से पढ़ाना ही है और आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो छोड़ दें इस बात को। लेकिन एफओएच की हद तक कोई एतराज परेशानी क्वेश्चन 2 में? यार इस खामोशी और अजीब शक्लों को क्या मतलब समझूं? कोई मसला नहीं है। डन। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो गुजरे हुए अरसा हो गया। हेड ऑफिस फैक्ट्री में तो नहीं है ना? अच्छा, एक बिजनेस के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, फैक्ट्री का मकसद क्या होगा? प्रोडक्शन। तो हम अभी कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड। उसके अलावा अच्छा मोस्टली क्या होता है, फैक्ट्री शहर से कहीं दूर होती है, एक तो पोल्यूशन की वजह से, दूसरा जमीनें बहुत महंगी होती हैं शहर में, तो फैक्ट्रीज शहर से कहीं दूर होती हैं। लेकिन बाकी सारे लोग प्रोडक्शन ही थोड़ी कर रहे हैं, कॉलेज में सारे टीचर थोड़ी हैं। अब कॉलेज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो बिजनेसेस के ये बाकी काम करने के लिए उन्होंने शहर में एक ऑफिस बनाया होता है, उसको हेड ऑफिस कहते हैं। तो ये ऑफिस के काम है, प्रोडक्शन से हट के चीज है। इसी तरह हो सकता है उसी बिल्डिंग में, हो सकता है कहीं और सेल ऑफिस बनाया हो सकता है कहीं कोई अकाउंट्स ऑफिस बनाया हो। ये सब फैक्ट्री से हट के चीजें हैं। तो हमने तो एफओएच में सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड चीजें देखनी है, तो इसलिए इस हेड ऑफिस का, सेल ऑफिस का, फिनिश गुड्स के स्टोर का, इसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 2 में कोई और सवाल क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू के अलावा? जी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी डायरेक्ट मटेरियल है ये।
फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, तो फिर क्या बचा? एफओएच। फैक्ट्री के सारे खर्चे, अच्छा सारे में शायद कुछ जगह खाली रह रही है, सारे मुकम्मल, टोटल, कंप्लीट, फुल, एब्सोलूट, फैक्ट्री में होने वाले सारे के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये बाकी सारे खर्चे मिला के इनडायरेक्ट कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई और परेशानी जी? आप असल में आए नहीं यार 4-5 दिन, तो अभी उसे लेक्चर कवर कर लेना अभी ना पूछ इस तरह की बातें यार। क्या हुआ? आवाज नहीं आई? नहीं वो उसने बच्चा आया नहीं 4 दिन, तो वो सवाल पूछ रहा, तो मैं वो 4 दिन की कहानी क्या बताऊं। क्वेश्चन 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 रहने दूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम ऑयल बेचते हैं, बनाते हैं, तो वो चुल्लू भर भर के तो तेल नहीं बेचते होंगे ना, उसके पैकेट्स होंगे, तो वो जो पैकिंग मटेरियल है ये भी डायरेक्ट मटेरियल ही है। ये शायद किसी क्लास में किसी ने पूछा था, मैंने शायद उस पर जवाब भी दिया था कि पैकिंग मटेरियल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो अब ऑयल बेच रहे हैं और हो सकता है 1-1 लीटर का पाउच होता हो या 3-3 लीटर की बोतल होती है, तो वो पैकिंग उस प्रोडक्ट का हिस्सा है, तो इसलिए रॉ मटेरियल भी और पैकिंग भी, ये दोनों मिला के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। सेटलमेंट डिस्काउंट लेस नहीं करना, रिफंडेबल सेल्स टैक्स अंदर शामिल है, वहां से निकाल दें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होनी है। फिर इसके अलावा जो सैलरी वेजेस हैं, ये पहले भी बात हो गई, इनमें से जो फैक्ट्री से रिलेटेड लोग हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और उनमें से भी 70% हैं जो डायरेक्ट हैं, तो सैलरीज वेजेस में से 60% लेंगे तो ये फैक्ट्री के लोग आएंगे, और उनका भी आगे से 70% करेंगे तो ये डायरेक्ट बन जाएंगे। ये हो गई डायरेक्ट लेबर। उसके अलावा बाकी सब एफओएच है। बाकी सब में क्या शामिल है? फैक्ट्री का रेंट एफओएच है, वेयर हाउस में से मटेरियल और पैकिंग मटेरियल यानी 60%, इनका रेंट फैक्ट्री में काउंट होगा, लेकिन बाकी फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है। फिर सुपरमार्केट्स में जाके जहां पर हम गुड्स शेल्फ में रखते हैं, वो तो वैसे ही बेचने की चीज है। फिर उसके अलावा सैलरीज वेजेस जो 60% में से बाकी 30% रह गए इनडायरेक्ट, ये एफओएच है। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स एफओएच है, अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स एफओएच है। इनमें से जो पूछना है पूछे। चलो जी, नहीं पूछना आपने। अच्छा, ये जब मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ानी शुरू कर दी है, इसके हवाले से भी बता रहा हूं और अगले चैप्टर्स के लिए भी बात पल्ले से बांध लें। जो मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन से पहले 4-5 दिन आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट सिखाई हैं, वो बस जितनी हजम हो गई उन पे शुक्र अदा करें और उनको वहीं रख दें। अब हर चैप्टर में जबरदस्ती फिक्स्ड वेरिएबल नहीं लाइएगा। जब जिस चैप्टर में लानी होगी मैं खुद बता दूंगा। कुछ नहीं होती फिक्स वेरिएबल, जब होगी तो याद दिला दूंगा। अभी इस इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों की। जिस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी उसमें मैं खुद दोबारा याद दिलाऊंगा। नहीं, दोबारा याद तो नहीं, मतलब वो आपको वो सारा रिकॉल हो जाएगा कि वेरिएबल फिक्स का अब हम इस्तेमाल करने लगे। जब तक जिस चैप्टर में मैं वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को दोबारा नहीं जिक्र करता, तब तक आप नहीं जबरदस्ती फिट करते रहिएगा कि इसमें से वेरिएबल कौन सी है, फिक्स कौन सी है। बिला वजह परेशान रहेंगे जिंदगी में। ओके अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है उसकी कॉस्ट क्या है, जिस हालत में वो है वहां तक लाने के लिए जो जो भी जरूरी खर्च हो चुका या होगा या हो चुका, जितना खर्च हुआ था ये उसकी कॉस्ट है।
अब जो इन्वेंट्री साल के एंड पे बची रह गई बस उसी को ही इन्वेंट्री कहते हैं? नहीं, पूरे साल में कभी भी किसी भी वक्त जो चीज स्टोर में मौजूद है वो इन्वेंट्री है, और पूरे साल में कभी भी किसी भी वक्त जो चीज स्टोर में मौजूद है उसकी एक कॉस्ट पड़ी हुई है। अब इससे अगले स्टेप पे आते हैं कि साल का एंड आ गया है और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, अब हम टिपिकली उसकी कॉस्ट की बात करने लगे हैं कि जो चीजें बची रह गई हैं उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, मैं यहां पर आ गया। पहले मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात की थी कि इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है। अब मैं कह रहा हूं कि जो साल के एंड पे बची हुई चीजें रह गई हैं उनकी कॉस्ट क्या है। अच्छा, इसमें फर्क क्या है? जो चीजें बची रह गई उनकी कॉस्ट भी तो कॉस्ट ही है। मसला कहां पर आएगा? एनआरवी नहीं बोला मैंने भी। अब मसला यह है कि जो हम ईयर एंड पे बची हुई चीजों की कॉस्ट निकालने लगे हैं, अगर तो ये चीजें डिफरेंट हैं, डिफरेंट से मुराद अगर एक बिजनेस है जो यूज्ड मोबाइल बेचता है तो हर पड़ा हुआ मोबाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा ना, और उसको पता हो कि ये मोबाइल मुझे कितना कॉस्ट किया था तभी तो आगे बेच सकेगा। तो चूंकि हर पड़ी हुई आइटम डिफरेंट है, इसी तरह से एक बिजनेस है जो हैंडमेड डेकोरेशन पीसेस बेचता है, अब हर एक आइटम डिफरेंट है। या एक बिजनेस है जो एंटीक्स जो है वो उनको खरीद के बेचता है, अब हर फिजिकली पड़ी हुई आइटम एक दूसरे से फर्क है। तो उस बिजनेस को पता ही होगा कि जो आइटम्स पड़ी हुई नजर आ रही हैं इनकी अपनी अपनी कॉस्ट कितनी है। एक बिजनेस है यूज्ड गाड़ियां बेचता है, तो उसको नहीं पता होगा कि ये जितनी गाड़ियां मेरे पास खड़ी हैं इनमें से हर एक की कितनी कितनी कॉस्ट है, पता होगा। प्रॉब्लम तब आएगी कि एक बिजनेस है जो एक स्टैंडर्ड तरह की एक ही जैसी प्रोडक्ट बेचता है। जैसे एक बिजनेस है जो ये मार्कर्स बेचता है। अच्छा, अब उसके स्टेशनरी शॉप में जो पीछे रैक में पड़े हुए मार्कर्स हैं, लेट से 70 मार्कर्स अभी शेल्फ में मौजूद हैं। ये 70 के 70 उसने इकट्ठे एक ही साथ खरीदे थे? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, जब भी खरीदे थे हर दफा एक ही कॉस्ट पड़ी थी उसको मार्कर्स की? नहीं। तो जो अब शेल्फ में ईयर एंड पे 70 मार्कर पड़े रह गए हैं वो दिखने में सब एक जैसे हैं, फिजिकली देख के पता नहीं चल रहा कि ये जो पड़े हुए हैं इनमें से कौन से हैं जो मार्च में खरीदे थे तब 35 रुपए एक कॉस्ट कर रहा था, कितने हैं जो जुलाई में खरीदे थे तब 42 रुपए एक कॉस्ट कर रहा था, और कितने हैं जो पिछले हफ्ते खरीदे थे तब 45 रुपए एक कॉस्ट कर रहा था। ये बात क्यों नहीं पता चल पा रही? क्योंकि फिजिकली एक जैसे हैं। अब है मसला, तो जो पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट, क्योंकि इनकी कॉस्ट हमें चाहिए ही क्यों? ईयर एंड पे हमने वैल्यू लगानी है। वैल्यू कैसे लगेगी? कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। तो हमें ये काम करने के लिए कॉस्ट चाहिए ना। जो चीजें फिजिकली मौजूद हैं ईयर एंड पे, अब हमने उनकी कॉस्ट जाननी है कि जो पड़ी हुई हैं इनकी कॉस्ट क्या है। तो अगर तो वो डिफरेंट आइटम्स हैं तो उनकी कॉस्ट पहचानने में बिजनेस को कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर वो डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे मैंने मिसाल दी है कि यूज्ड गाड़ियों का बिजनेस करता है कोई, तो उसको पता ही होगा कि जो जो आइटम्स पड़ी हैं वो कितनी कॉस्ट कर रही हैं, हर एक की कॉस्ट पता होगी बिजनेस को। लेकिन अगर सिमिलर आइटम्स हैं, सब दिखने में एक जैसी हैं। एक बिजनेस है जो एक ही तरह की स्टैंडर्ड प्लास्टिक की ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चेयर्स बेचता है। अब वो चेयर्स, जितने स्टोर में 250 चेयर्स पड़ी हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी एक ही दफा खरीदी थी, लेकिन दिखने में सब एक जैसी हैं। अब पता नहीं चल रहा कि 250 में से वो कौन सी हैं जो अभी पिछली दफा खरीदी हैं, वो कौन सी हैं जो उससे पिछली दफा खरीदी हैं। जब पता नहीं चल रहा तो हम कैसे जाने कि ये जो 250 पड़ी हुई हैं इनमें से हर एक की कॉस्ट कितनी आई हुई है? क्योंकि कॉस्ट तो हर अगली ट्रांजेक्शन में चेंज हो सकती है। महंगाई चेंज हो रही है, रास्ते के किराए चेंज हो रहे हैं, क्योंकि परचेज कॉस्ट में अभी हम देख चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो रहा है। तो वो जो एक दफा 1000 चेयर्स आई थी तब ट्रांसपोर्टेशन कोई और पड़ी होगी, जो अगली दफा 1000 आई थी उनमें ट्रांसपोर्टेशन कोई और पड़ी होगी। तो हमें हर दफा की खरीदी हुई चेयर पर चेयर हो सकता है डिफरेंट कॉस्ट कर रही हो। तो जो पड़ी हुई है वो एक जैसी है, पता नहीं उनमें से कौन सी कब खरीदी थी। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि उन पड़ी हुई चीजों की पर यूनिट कॉस्ट नहीं हम पहचान पा रहे। इस मसले के
कुछ हल, बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले हैं। उनमें से दो हमारे काम के हैं। एक कहलाता है FIFO और एक कहलाता है EFCO। जी, EFCO एवरेज कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो अब हम इस पे मजीद आगे बात करते हैं, क्योंकि ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये तो पता होगा बिजनेस को हर आइटम कितने की है। जो एक जैसी दिखने में है उनके बारे में पता नहीं चल रहा, तो इनके लिए फिर इन दोनों में से कंपनी की मर्जी जो मर्जी मेथड लगा ले। ये EFCO जो है ये वेटेड एवरेज मेथड भी कहलाता है, वेटेड एवरेज मेथड। अब इनको एक एक करके देखते हैं। जी क्या 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 वापस क्यों पढ़ेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ये चैप्टर पूरा कॉस्ट के सिलेबस में भी है ना, और ये जितने कॉम यहाँ है और जो कैमरे के पार भी हैं, इनमें से वो कुछ खुशनसीब भी हैं जो अपने आप को खुशनसीब समझ तो रहे हैं, लेकिन असल में वो है नहीं, कि उनकी ज़िंदगी से इंट्रो निकल गई भी है? किधर है, कौन है, कहाँ है, क्या हुआ? अब नहीं समझते। तो इंट्रो कोई लोग हैं उनको एग्जाम हुई भी है, वो AFC पास हुआ था तो उनके एग्जाम हो गए इंट्रो, तो इसलिए मैंने तो सारा ही पढ़ाना, सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, अगर आपने ये पढ़ा भी हुआ है ना, तो दिमाग बंद करके मत बैठें, रिवाइज ही हो जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा कि कहीं पर कोई कमी कोताही रह गई थी तो वो पक्की हो जाएगी। और अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप इसमें समझते हैं कि जी फलानी चीज भी इसमें होती थी एक, तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। पुराने पढ़े हुए में से कोई कंफ्यूजन है वो भी पूछ लीजिएगा। चूंकि सिलेबस का हिस्सा है तो मैं तो फिर इसलिए जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ। यहां तक नोटेड? चले अब मैं आपको आगे FIFO और वेटेड एवरेज ये एक्सप्लेन करता हूं। इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज समझनी जरूरी है। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। अच्छा, इन दोनों में फर्क मैं आपको समझा देता हूं, मिसालों से समझाऊंगा, बात समझ आ जाएगी। और जो समझ आया होगा वो चाहे सिर्फ मिसाल लिख लेना और चाहे अपने अल्फाज में एक दो लाइनें लिख लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको अंग्रेजी को नहीं लिखाऊंगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं दोनों में फर्क, वो आपने अपने लिए समझने के बाद लिख लेना। मेडिकल स्टोर की मिसाल लेते हैं। मेडिकल स्टोर में एक वक्त में जो मेडिसिन मौजूद है वो उसकी इन्वेंट्री है। कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे होंगे जहां से अगर आप मेडिसिन खरीदेंगे तो वो मेडिसिन सुन के जाके शेल्फ्स में ढूंढने की बजाय कंप्यूटर पे एंटर करेगा और वहीं से देख के बता देगा कि है या नहीं है। और अगर है और आपको वो बेच रहा होगा तो वो उसकी भी कंप्यूटर में ही एंट्री करेगा, वहीं से एक स्लिप का प्रिंट निकलेगा और वही बिल ही होगा। फिर एक बार जब स्लिप निकाल लेगा तो वो खुद ही या किसी असिस्टेंट को भेज के वो बिल देगा और वो शेल्फ्स में से ढूंढ के दवाइयां ला के दे देगा। इन मेडिसिन को बेच लेने के बाद अगला ही कस्टमर वही मेडिसिन खरीदने आ गया और बस वो स्टोर में आखिरी पड़ी हुई थी, तो वो जो वहां कंप्यूटर पे बैठा हुआ है वो कंप्यूटर में फिर एंट्री करेगा और उसको उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये खत्म हो गई है, क्योंकि अभी अभी तो बेची थी। अच्छा, अब वो जो कह रहा है ना खत्म हो गई है, वो अपनी याददाश्त की बेस पे नहीं कह रहा, उसके पास सॉफ्टवेयर में हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग साथ साथ हो रही है और उसका सॉफ्टवेयर उसको फौरन इन्वेंट्री अपडेट करके बता देता है कि अब शेल्फ में कितने पड़े हुए हैं। अगर वो इसको क्रॉस चेक करना चाहे तो क्या करें, फिजिकली देख लें। इस सिस्टम को परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। परपेचुअल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन साथ साथ रिकॉर्ड होती जा रही है और हमारा सिस्टम ही बची हुई इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट करता जा रहा है। रिकॉर्ड्स देख के ही पता चल जाएगा क्या क्या पड़ा हुआ है, फिजिकली जाके देखने की जरूरत नहीं होगी।
ये होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फिर सुन लें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो है जिसमें इन्वेंट्री की हर ट्रांजेक्शन मतलब खरीदना, बेचना, फेंकना, जो भी इनकी ट्रांजेक्शन है वो साथ साथ रिकॉर्ड होती जा रही है। ये तभी हो सकेगा जब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, उसके अलावा मुश्किल हो जाता है। तो हर ट्रांजेक्शन को साथ साथ रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है सिस्टम में, और हर वक्त सिस्टम में बैलेंस नजर आएगा कि कितनी चीजें अभी फिजिकली मौजूद होंगी। ये परपेचुअल सिस्टम होता है। जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे दोबारा सुन लें। परपेचुअल सिस्टम वो है जिसमें इन्वेंट्री की होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल साथ साथ रिकॉर्ड होती जाती हैं, और सिस्टम हर वक्त अवेलेबल बैलेंस बता सकता है कि इस वक्त कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। फिजिकली जाके देखने की हमें मोहताजी नहीं है। जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा फिर सुन लें। अच्छा, समझ लगी को लिखा भी करें। और जिस दुकान पे ये सहूलत नहीं है तो उससे पैनाडॉल भी मांगेंगे तो वो जाके पहले देखेगा पड़ी हुई है शेल्फ में कि नहीं पड़ी हुई। ऐसे बिजनेस को अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो वो कैसे बताएगा? वो फिजिकली गिन के बताएगा। अच्छा, अब वो कभी भी बता सकता है, उसको हर वक्त पता होगा कितनी चीजें पड़ी हैं। जब भी बताना होगा गिनना पड़ेगा। अब अगर वो हर वक्त गिनती करता रहेगा तो फिर दुकान पे चीजें कैसे बेचेगा? तो फिर बिजनेस क्या करते हैं कि इसको पीरियोडिकली एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं, हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद, हर साल, हर क्वार्टर के। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड तो नहीं है, बस हर पीरियड के एंड पे जाके फिजिकली गिनती गिन ली जाती है, तो उससे पता चलता है कि कितनी चीजें मौजूद हैं। ये पीरियोडिक सिस्टम है। दोबारा सुने, पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन साथ साथ सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हो रही। हम किसी भी वक्त अगर ये जानना चाहें कि चीजें कितनी हैं तो फिजिकल काउंट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मुश्किल से बचने के लिए पीरियोडिकली फिर काउंट किया जाता है। हमारी जरूरत के मुताबिक होगा कि उसमें हमारी काफी चॉइस लोग समझते हैं। देखिए, बिजनेस की मर्जी है। बिजनेस को ये काम करने के लिए जरा सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा। तो अगर एक दुकान पे होती 3-3, 4-4 चीजें हैं और ऐसी नजर घुमाएगा और शेल्फ में नजर आ जाएगा कितनी पड़ी हैं, तो उसको फिर क्या जरूरत है इस बात की। लेकिन अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हैं, क्रिटिकल हैं, तो फिर उनको ये बनाना पड़ेगा। ये तो बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसमें यही होगा परपेचुअली। पीरियोडिक, परपेचुअल, डन। चलो, मैंने ना इसके लिए एक बेसिक सा सवाल बनाया है, उसी से मैं आपको चारों चीजें सिखाता हूं। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आ जाइए। सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी जी। तो फिर FIFO और वेटेड एवरेज ये और काम है। ये इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स किस तरह बन रहे हैं ये और काम है। इसका इससे क्या ताल्लुक है कि जब परपेचुअल है तो FIFO क्यों लगा रहे हैं? इससे क्या ताल्लुक है? हाँ हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि FIFO की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? हमें हर चीज की एक्चुअल कॉस्ट पता है, ये पूछ रहे हैं आप?
नहीं, अभी मैं इसके सवाल कर रहा था ना तो समझाता हूँ। मैंने भी FIFO वेटेड एवरेज समझाया नहीं है ना, मैंने आपको FIFO वेटेड एवरेज इस सवाल से समझाना है। FIFO वेटेड एवरेज समझाने के लिए पहले ये दो बातें बतानी जरूरी थी, अब ये दो बातें बता दी, अब समझाता हूं FIFO वेटेड एवरेज। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया तो मैं आगे चलूँ। अच्छा, इस सवाल में तो खैर बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दो लाइनें लिखी हुई हैं, वरना बाकी जो मुश्किल सवाल होंगे उसको ऐसे ही किया करेंगे कि पहले आप लोग ही पढ़ेंगे, आप ही पढ़ेंगे, मैंने पढ़ के नहीं देना, वो आपने ही पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर जब मैं डिस्कस कर चुका हूंगा, फिर आप उस सवाल को दोबारा देखेंगे कि जो मैंने कहानी सुनाई है आपको पढ़ के वो नहीं समझ आई तो क्यों समझ नहीं आई। फिर उसमें जो जो पॉइंट मुश्किल हुआ करेगा वो मैं पॉइंट समझाया करूंगा, फिर मैं पढ़ भी दिया करूंगा और तर्जुमा भी कर दिया करूंगा। लेकिन अभी इस सवाल में अगर किसी को यह बात नहीं समझ आई कि गैमा इलेक्ट्रॉनिक्स इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज फॉर हाउस होल्ड एंड ऑफिस यूज, फुल स्टॉप, तो वो जा सकता है। हेक्सा 120 प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस बताएंगे। 30 अप्रैल के स्टॉक की कॉस्ट पूछी है FIFO और FCO से, लेकिन परपेचुअल सिस्टम के तहत भी और पीरियोडिक भी। तो ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही इनको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। ये दोनों समझाता जाता हूं और फिर सॉल्व करते जाते हैं। पहले मैं आपको समझाने लगा हूं FIFO पीरियोडिक, ये दोनों समझाऊंगा और समझाने को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं सवाल का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 को यूज करके ये समझाने लगा हूं। पहले बता रहा हूं FIFO। FIFO होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ना, ये जो दो मेथड्स हैं इनके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए दो ही हैं। FIFO फर्स्ट, अच्छा बनाए हुए बुजुर्गों के तरीके, और इसको कह सकते हैं हम कि ये अजम्पशंस हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक अजम्पशन है। इसमें अजम्पशन वाली क्या बात है? इसमें अजम्पशन वाली बात ये है कि ये जो सवाल में टेबल नजर आ रहा है आपको, महीने के शुरू में कितने यूनिट्स पड़े हुए? 22 रुपए वाला, फिर 500 और खरीदे 25 वाला। अब ये जो 480 यूनिट्स बेच दिए, ये इन 700 में से कौन से हैं? किसने कहा 200? इन 500 जो बाद में आए और 200 जो पहले पड़े हुए हैं, ये फिजिकली सब एक जैसे हैं, हेक्सा 120 है। तो जो 480 बेचे हैं फिजिकली वो इनमें से कौन से वालों में से थे? नहीं पता ना। शेल्फ में 700 पड़े हुए हैं, उनमें से शॉपर में पैक करके 480 दे दिए। अब पता नहीं वो इनमें से कौन से थे, तो चूंकि पता नहीं तो FIFO मेथड ये अज्यूम करता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जो पहले खरीदे गए थे वो पहले ही निकाले होंगे। असल में फिजिकली ऐसा ही हुआ लाजमी है? नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि ये कंजम्पशन होती है। तो FIFO में इस बुनियाद पे कैलकुलेशंस की जाती हैं कि जो पहले पड़ा हुआ था पहले वो इस्तेमाल हुआ होगा। अच्छा, चूंकि पहले पड़ा हुआ पहले इस्तेमाल हो गया होगा, तो फिर आखिर में बच कौन से गए होंगे? जो सबसे आखिर में खरीदे थे। तो FIFO में अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो होता है आउट ऑफ मोस्ट रीसेंट परचेजेस। जो अप्रैल के एंड पे बचे हुए रह गए वो अप्रैल की आखिरी परचेजेस में से होंगे। ये FIFO मेथड की अजम्पशन है। तो इस महीने के एंड पे बचे रहे कितने गए हैं? कैसे पता चलेगा? अप्रैल के एंड पे स्टोर में बचे कितने हुए हैं? जो टेबल में दिए हुए हैं उनका हिसाब किताब करके देख लें। स्टोर में पहले 200 पड़े हुए थे, 500 और आए, 100 और आए और 150 और आए। हाँ, अरे पूरी बात चल रही है मेरे लिए, मैं बात कर रहा हूं। देखें पूरे महीने में हुआ क्या है। पूरे महीने में ये हुआ है कि जो अप्रैल का महीना है
200 पहले पड़े हुए थे, फिर जो मजीद इन हुए 501, फिर 101, फिर इनमें से 20 वापस चले गए, 20 वापस भी तो गए ना, और फिर 150। ये टोटल हैं जो यहां इन हुए थे। और स्टोर में से आउट सेल हुए 480, फिर सेल हुए 230, फिर इनमें 40 जो है वो ओनर ले गया, फिर 70 इन बेचे हुए में से वापस आ गए, फिर आग खा गई 10 को। तो एंड पे कितने बच गए होंगे? दिस प्लस प्लस माइनस प्लस और आगे ये माइनस, तो देखें एंड पे बच जाते हैं 240। सीधा सीधा प्लस माइनस कर रहे हैं हम। स्टोर में 200 पहले मौजूद थे, उनमें 500 और आए, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 480 चले गए माइनस, 100 आ गए प्लस, 20 वापस कर दिए माइनस, 230 बेच दिए। ये मैं प्लस माइनस क्या कह रहा हूं, स्टोर की नजर से देखना है। बेच रहे तो निकल गए स्टोर से माइनस 230, 40 ओनर ले गया माइनस, 60 और 10 कस्टमर से वापस स्टोर में आ गए प्लस, 150 मजीद खरीद लिए प्लस, 10 जाया हो गए आग में माइनस। तो मंथ एंड पे कितने बच गए? 240। अब वो जो 240 बच गए हैं, FIFO की अजम्पशन क्या है कि पुराने तो चले गए होंगे, तो फिर ये किन में से बचे हुए होंगे? जो सबसे आखिर में खरीदे थे। तो ये 150 तो बचे ही हुए हैं, उसके अलावा बाकी जो 90 हैं वो उन ऊपर वाले 100 में से बचे हुए हैं। ये लिख के दिखाता हूं आपको। क्या जी? कहां पर वापस होगी ना सेल रिटर्न, कस्टमर ने हमें वापस कर दी। 60 प्लस 10 है ना, एक 60 है और एक 10, ये इस तरह 70। 240 ना समझ आया हो किसी को? तो FIFO मेथड है, पीरियोडिक सिस्टम है। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने का क्या तरीका होगा? जो परचेजेस तरतीब से लिखी हुई हैं उनमें से एन वाली परचेजेस से ऊपर गिनना शुरू कर दें। जहां 240 पूरे हो गए, आखिरी परचेजेस से गिनना शुरू कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, हाँ जी 240। सबसे आखिर में कौन सी खरीदी है? जो 150 खरीदे, क्या रेट था इनका? 30। कितने और चाहिए? तो वो फिर इनसे पुरानी परचेज में देख लेते हैं। इनसे पुरानी परचेज कौन सी है? 100 है कि 80 है? तो उसमें से तो 20 वापस नहीं हो गए। नहीं, 20 उसमें से वापस नहीं हुए हैं, 20 वो 500 वाले में से वापस हुए। अगर इन 100 में से वापस हुए होते तो हम इनको 80 काउंट करते। ठीक है, तो ये 100 पूरे के पूरे हैं, तो इनमें से 90 होंगे। किस रेट वाले? 28। तो हमारी टोटल कॉस्ट बन गई 25। जी जी जी, सबर कर यार, जाना है कि जाना है? मैंने कहा कहीं जल्दी। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो 240 हैं, इनकी कॉस्ट लेते हुए परचेजेस वाली लाइनें क्यों देखने को कह रहा हूं मैं? वो जो सेल रिटर्न हुई है वो भी तो कोई आई ही हैं चीजें। सवाल ये पूछा है
कि 240 किन में से होगा? जो आखिर में चीजें आई थी चीजें, तो सेल रिटर्न भी तो चीजें स्टोर में आई ही थी। देखिए कॉस्ट हमें कब कब पड़ रही थी? जब चीजें खरीद रहे थे वो हमें कॉस्ट पड़ी थी, वही खरीदी हुई बिकी थी, वही वापस आ। कॉस्ट तो खरीदने की पड़ी है ना। तो हम ये देखेंगे कि जो हमने चीजें खरीदी थी ये उनमें से पूरी करनी है। ये मैंने परचेजेस को इग्नोर किया है, 20 यूनिट्स को इग्नोर किया है। एक परचेज है ये, इसमें से 20 वापस हुई हैं, फिर एक परचेज थी ये, और फिर एक परचेज थी ये है मेरे ख्याल में ये 2 तारीख की है, ये 9 तारीख की है, और ये 27। अगर ये 20 इनमें से सप्लायर को वापस की बजाय इनमें से वापस की होती, तो अब ये 240 कैसे बने होते? 150 ये वाले और 90 ये वाले, नहीं 80 इनमें से और बाकी 10 इसमें। क्योंकि वो 100 तो 100 रहे नहीं ना, वो तो हो ही 80 गए, तो फिर वो 80 होते और 10 इसमें से होते। लेकिन अभी ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि 20 इनमें से वापसी नहीं है, इनमें से वापसी। जी बताइए होती, वरना कैसे लगाएंगे फाइल को? बताइए होती, पता ही होगा कौन सी कब खरीदी है। वरना अगर ना बताई होती तो कैसे पता कि फर्स्ट इन, कैसे पता कौन सा फर्स्ट इन हुआ था? तो बताई होगी डेट, परचेजेस की डेट लाजमी पता होगी ना, तभी तो हम देखेंगे कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है। तो पता होगी परचेजेस की डेट। हाँ जी, FIFO पीरियोडिक में कोई परेशानी, तकलीफ, सवाल? वेटेड एवरेज पीरियोडिक, ये बता दो। चालू जी। पीरियोडिक सिस्टम में जरूरी नहीं है, परचेजेस की डेट जरूरी है। सवाल ये पूछा है कि अगर पीरियोडिक सिस्टम में डेट्स बताई होंगी जरूरी है, परचेज रिटर्न्स की जरूर बताई होंगी, सेल्स की जरूरी नहीं है। मुझे परपेचुअल बताऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये FIFO वेटेड एवरेज बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ? तो इसलिए ना मैं जीरो से बता रहा हूं। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है हौसले सब्र से चलते रहे साथ साथ, क्योंकि मैंने पढ़ाना सबको है। हाँ, एक मैं चीज खत्म करा चुका हूं, जैसे मैं FIFO पीरियोडिक क्लोज कर दूं कि बस ये खत्म हो गया। अब इसमें जो जो चीजें रहती हैं पूछने वाली वो जरूर पूछें, लेकिन मैंने भी FIFO पीरियोडिक बताया है। अब आप वेटेड एवरेज परपेचुअल पूछेंगे या पूछेंगे इन्वेंटरी कार्ड क्या होता है, वो मैंने नहीं बताया अभी। कई बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मुझे सबको पढ़ाना है।
तो जिनको आता है, जो इन सब चीजों के चीते चीतियां हैं, बस हौसले सब्र से चलते रहे। अभी तक FIFO पीरियोडिक से रिलेटेड यहां तक कोई पूछना है तो पूछें। हाँ जी, वेटेड एवरेज। एफ को या वेटेड एवरेज कॉस्ट पड़ ही कब रही है? जब चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। पीरियोडिक वेटेड एवरेज ये है कि एक पीरियड डिसाइड होता है, जो कि इस सवाल से भी लग रहा है महीना है। वो महीना है लेट्स से अप्रैल का। इस महीने के जो ओपनिंग स्टॉक और जितने इन्स हैं, मतलब परचेजेस, और परचेजेस में भी मैं कहूंगा नेट परचेजेस, ये है जो कॉस्ट पड़ रही है। वेटेड एवरेज मेथड ये है कि एक पीरियड डिसाइड कर लिया जो कि महीना है, इसमें जो पहले से मौजूद थे और जो इन है नेट परचेजेस, इन सब पे यूनिट्स और रेट्स अलग अलग हैं। जैसे इसी सवाल की अगर बात करूं तो इनमें कितने यूनिट्स हैं? 200 हैं। और रेट कितना है? 22। यहां क्या क्या है? 500 है, लेकिन 500 की बजाय हम इसको कह देते हैं 480। और इनके लिए क्या रेट है? 25। और क्या है? 128 वाले। और क्या है? 150 30 वाले। अब ये जितने यूनिट्स अपनी अपनी कॉस्ट लेके यहां आ रहे थे, वेटेड एवरेज ये है कि जब ये सब इस डब्बे में आ जाएं तो इस डब्बे को हिलाएं, अब सब एक जैसे हो जाएंगे। जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो उनकी रेट, उनकी कॉस्ट क्या होगी? वो भी एक जैसी हो जाएगी। अब वो एक जैसी कैसे की जाए? इनका एवरेज कर लिया जाए। और एवरेज करने का तरीका 22 + 25 + 28 + 30 / 4 एक बकवास मेथड है। सही मेथड ये है कि इन सब की टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें। ये वेटेड एवरेज मेथड है। इन सब की टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें। अब वो टोटल अमाउंट कैसे है? दो 200 है 22 वाले यानी 44, 480 है 25 वाले 12,000, 100 है 28 वाले 2800, 150 है 30 वाले 45। अब इन सारी अमाउंट्स को ऐड कर लें। 237 और सारे यूनिट्स को ऐड कर लें और इनका एक एवरेज कर लें। वो वेटेड एवरेज कॉस्ट या वेटेड एवरेज रेट कहलाएगा। 23,700 / 930 कितना जी? 2 डेसिमल तक कर लेना बेहतर होता है। 0.48। अब इस डब्बे में जितने आए हमने सब हिला जुला के मिक्स कर दिए। अब इस मिक्स करने का एंड रिजल्ट क्या है कि इस डब्बे में जितने आए हैं वो सारे के सारे कितने पर यूनिट वाले हैं? 25.48 वाले। अब जो इस डब्बे से आउट होंगे उन सब की भी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 25.48। और जो महीने के एंड पे इस डब्बे में बचे रह गए उनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 25.48। ये वेटेड एवरेज मेथड है कि जितने इसमें पहले थे और जितने मजीद आए उन सब को मिला के एक एवरेज रेट निकाल लिया जाता है। और जो भी उस डब्बे से बाहर जाएगा और जो भी उस डब्बे के एंड पे बचा रह जाएगा उस सब पे वही एवरेज रेट लगेगा। ये 22 भी कुछ ऐसे ही बना था। जब मार्च गुजरा होगा तो मार्च में भी यही सब काम किया होगा
और इसका आंसर क्या आया होगा? ये वो 22 है। तो इसी तरह से अब इस अप्रैल का क्लोजिंग क्या है? 240 यूनिट्स 25-48 वाले। अब यही मई का ओपनिंग स्टॉक, फिर मई के लिए फिर एक नया एवरेज रेट निकलेगा। ये पीरियोडिक है, हर पीरियड के बाद ये रेट अपडेट होता जाता है। तो इसका आंसर बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 11 अच्छा, रेट्स तो 2 डेसिमल तक रहे, लेकिन जो एंड अमाउंट है उसको डेसिमल में, पैसों में क्या होता है आजकल, वो पूरी अमाउंट लिखें 611। ये है जी वेटेड एवरेज पीरियोडिक। फाइफो और वेटेड एवरेज पीरियोडिक, इन दोनों से रिलेटेड कोई मुश्किल परेशानी? अच्छा, अब जब मैंने ये भी खत्म कर लिया तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो भी बेटा जो पुरानी चीजों में से कुछ पूछना है पूछें। इन्वेंट्री कार्ड ना पूछना, अभी परपेचुअल के सवाल नहीं पूछना। फाइफो और वेटेड एवरेज पीरियोडिक, इससे रिलेटेड जो पूछना है पूछें। चले फिर एक सवाल लिखे होमवर्क। अच्छा, ये जो सवाल अभी सामने किया, ये एक ट्रेडिंग बिजनेस और ये उसकी गुड्स की बात हो रही थी। हो सकता है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो उसके रॉ मटेरियल की बात हो रही होती, तो भी ऐसे ही करते, तो भी ऐसे ही करते। ये क्या है? ये 25, 28, 30 क्या है? ये रेट है जो कल क्लास में भी किया था, जिसमें आपको कहा था कि 5000 यूनिट्स इंपोर्ट किए हैं तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट, ये वो है जो एक ट्रांजैक्शन में चीजें हम खरीद के लाए होंगे ना। कल क्लास में सवाल किया था ना, 5000 यूनिट इंपोर्ट किए हैं, जिसका आंसर वो 200 नहीं 208, ये वो 208 है। तो इसी तरह से जब भी एक लॉट खरीदी जाती होगी, उस लॉट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, कोई ड्यूटीज वगैरह भी पड़ेंगी, वो जो पूरा 1.5 लाख और 2 लाख इस तरह की चीजें आ रही थी, फिर उनका एक पर यूनिट रेट निकलेगा, ये वो है। ठीक है, इसी तरह से ना ये 100 की एक लॉट आई होगी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक वाले के पैसे, ड्यूटीज, फलाना, उन सबको यूनिट्स पे डिवाइड करके ये 28 निकला होगा। तो हम उसको कहेंगे कि हमने 100 यूनिट्स खरीदे 28 के रेट पे में पड़े। वो जो कॉस्ट ऑफ परचेज अभी पढ़ा है अभी क्लास के शुरू में कल, ये वो निकला हुआ 25, 28, 30। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स की बात हो रही होती तो फिर ये 25, 28, 30 क्या चीज होती? अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स की बात हो रही होती तो ये 25, 28, 30 क्या होता? उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। दोबारा, रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, उसकी ये इन्स की कॉस्ट क्या है? 25, 28, 30 परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं, उनकी ये 25, 28, 30 क्या है? परचेज कॉस्ट पर यूनिट। दोबारा सुन लें, ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स, जो कि ये सवाल वाकई है, तो ये 22, 25, 28, 30 क्या है? 22 नहीं बल्कि 25, 28, 30, ये इन यूनिट्स को जो खरीद के ला रहे थे उस ट्रांजैक्शन की पर यूनिट कॉस्ट थी, जो कल सवाल करके 208 निकाली थी, ये वो 208 है। ओके, अच्छा, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल होता तो भी यही, ये उन परचेज के यूनिट्स है और ये उस ट्रांजैक्शन की इनको पर यूनिट कॉस्ट पड़ी हुई है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश्ड गुड्स की बात होती, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स के स्टोर की बात कर रहे होते, तो फिर ये 500 यूनिट्स फिनिश गुड्स के स्टोर में आ रहे हैं, 100 यूनिट्स आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ये बन के आ रहे हैं। तो फिर इसकी जगह क्या वर्ड होता? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो ये फिनिश गुड्स के स्टोर वाली चीजें खरीद के ला रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो फिनिश गुड्स के स्टोर में जो चीजें ला रहा है वो फैक्ट्री से बना के ला रहा है। सही है? अगर फैक्ट्री में एक बैच जो बन के आया, 1000 यूनिट्स बने और उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो 1 लाख रुपए पड़ी,
एक बैच फैक्ट्री से बन के स्टोर में आया, 1000 यूनिट्स बन के अभी अभी आए हैं गरम गरम, और उनके ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1 लाख रुपए आई है, तो उनमें से एक कितना कॉस्ट कर रहा है? 1000 यूनिट्स बन के आए हैं, 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 100, तो 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100। फिर अगले महीने मजीद 1500 यूनिट्स बन के फैक्ट्री से फिनिश गुड्स स्टोर में आए, 1500 यूनिट्स बन के स्टोर में आए 1,80,000 रुपए के, 1,80,000 रुपए के, तो 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, तो वो इस तरह से आ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? फिनिश गुड्स स्टोर में जो चीजें इन हो रही हैं ये वो है। अब अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है तो ये गुड्स खरीद के पहुंच रही है यहां तक, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही है तो चीजें बन के यहां तक पहुंच रही हैं। फाइफो है तो इन लेटेस्ट बन के आई हुई चीजों में से स्टॉक बचा होगा, वेटेड एवरेज है तो इन सब का एवरेज निकाला जाएगा। इसके हवाले से सवाल लिखिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, होमवर्क है ये। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to a manufacturing business. Following information relates to a manufacturing business for the month of June. For the month of June. Opening finished goods. Opening finished goods. Calculated. पहले मैंने बताई हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये हैं जी 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट। 200 यूनिट्स हैं और एक 50 रुपए का है। ये मैंने जून के ओपनिंग फिनिश गुड्स का यूनिट्स और रेट बता दिया। उसके बाद लिखिए ड्यूरिंग द मंथ गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। ड्यूरिंग द मंथ goods were produced in batches as follows. बैच 1 में 800 यूनिट्स बने हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है 41600, 41,600 रुपए। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है उन 800 यूनिट्स को बनाने में 41600, 41,600 रुपए। जो बैच 1 बताया मैंने 800 यूनिट्स हैं और उन 800 की टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है वो 41,600 रुपए आई है, 41600। सेकेंड बैच ये बने हैं जी 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स और उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है 66,000, 66,000 रुपए। और तीसरा बैच, यार किधर हैं सारे, क्या कर रहे हैं? मैं रिपीट कर देता हूं। पहला बैच दोबारा सुन लें, 800 यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट बताई थी इनकी 41,600। सेकेंड बैच में मैंने बताए हैं 1200 यूनिट्स, कॉस्ट बताई है टोटल उनकी 66,000, 66,000। तीसरे बैच में 500 यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स, 500, 5 के बाद 2 0, 500 और इनकी टोटल कॉस्ट बनी है 29,000, 29,000, 29,000। ये 3 महीने, अब रिपीट अगले बैच में, अब अभी अगले सेशन में। ये 3 बैचेस हैं जो इस महीने में बन के आए हैं। जो फिनिश गुड्स सेल कर दी इस महीने में वो हैं 2120, इतने यूनिट्स हमने बेच दिए जी। इस महीने में जो टोटल सेल्स कर दिए यूनिट्स वो 2120 यूनिट्स हैं, 2120 यूनिट्स हैं टोटल जो इस महीने में सेल कर दी हैं। आपसे रिक्वायर्ड है क्लोजिंग है जी,
नहीं, थोड़े थोड़े करके बेचे हैं, लेकिन टोटल इतने हैं। आपसे रिक्वायर्ड है कि जो जून की क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं उनकी कॉस्ट बता दें। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट FIFO मेथड से भी और वेटेड एवरेज मेथड से भी। ये रिक्वायरमेंट ही बताइए मैंने। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूजिंग FIFO मेथड भी और यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड भी। अच्छा, अब आपको ये सवाल पूछते शर्म भी नहीं आ रही होगी कि परपेचुअल से, मैंने बता दिया परपेचुअल, मैंने पढ़ा दिया परपेचुअल, तो परपेचुअल से करने के लिए दूंगा सवाल। तो परपेचुअल से करना है कि पीरियोडिक से करना है? पीरियोडिक से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।